Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher. I hope you all are fine. प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा और हम लोगों ने देखा हाउ विल फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन व्हेन इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू अस. एंड आई थिंक प्रीवियस लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टुडे वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक डेफिनेशंस ऑन फंक्शंस. ये मुझे पहले बता देना चाहिए था. ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि हाँ मैंने ये डेफिनेशंस नहीं बताई है, बट कोई बात नहीं. कुछ बेसिक एकदम डेफिनेशंस हैं जो आज हम लोग पढ़ लेंगे फटाफट से. ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सम मोर डेफिनेशंस ऑन फंक्शंस. ठीक है, फर्स्ट इज जीरो फंक्शन. इसको हम लोग अभी आगे भी थोड़ा सा इन शॉर्ट डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल अभी ठीक है, जान लीजिए. फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equals to 0 for all x belongs to real number. या ऐसे रहने दो, ठीक है. The domain of zero function is set of real numbers and range of it is, देखिए एक ऐसा फंक्शन जो आउटपुट हमेशा, देखिए यहाँ x क्या इनपुट है और x को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, जो x को जब हम मशीन में, जब हम अपने इनपुट को मशीन को दे रहे हैं तो आउटपुट क्या दे रही है, जीरो. ये आउटपुट है, ये इनपुट है. f क्या है, f हमारा मशीन है, फंक्शन. इस मशीन को जब मैं x इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट क्या दे रहा है, जीरो. इस तरीके से. ओके, तो अगर मैं ये ऐसी मशीन है, ये ऐसा फंक्शन है जिसको हम कोई भी इनपुट नहीं, वट एवर इनपुट इज गिवन टू दिस फंक्शन, वट एवर द इनपुट इज, दिस फंक्शन विल गिव एन आउटपुट इज इक्वल टू जीरो. इसको एक ही लैंग्वेज मालूम है, जीरो. इसको 1 पुट करो, जीरो. -1 पुट करो, इसको एक ही बात बोलने आती है, जीरो. सो इसकी रेंज क्या होगी, सिंगलटन सेट, जीरो. इसका एक ही एलिमेंट, रेंज में इसके एक ही एलिमेंट है, जीरो. इसकी डोमेन क्या है, डोमेन इज, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डोमेन हमारा रियल नंबर है. इसमें कोई भी रियल नंबर इनपुट करें, √2 इंटर करें, पाई इंटर करें, 2.5 एंटर करें ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंटर करें, ये हमेशा आउटपुट क्या देगा, जीरो. सेकेंड इज रियल वैल्यूड फंक्शन. इसका नाम देखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन. ऐसा फंक्शन जो हमेशा रियल वैल्यू आउटपुट देता हो. ठीक है, अ फंक्शन whose range is either set of real numbers or a subset of real numbers is called a real valued फंक्शन, है ना. एक ऐसा फंक्शन जिसकी या तो रेंज रियल नंबर्स का सबसेट, रियल नंबर्स हो, मतलब वो कोई भी रियल नंबर आउटपुट देता हो, और जिसकी रेंज जो है रियल नंबर्स का कोई सबसेट हो, उसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं. रेंज मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स, और जो आउटपुट रियल वैल्यू देता हो, जो जिस फंक्शन का आउटपुट हमेशा रियल नंबर हो, कोई रियल नंबर वैल्यू दे रहा हो हमेशा वो, उसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं. यही लिखा हुआ है, अ फंक्शन हुज रेंज इज, रेंज मींस कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स, हुज रेंज इज आइदर रियल नंबर्स, या तो पूरा रियल नंबर वो आउटपुट दे रहा हो, या पूरे रियल नंबर्स में से कुछ रियल नंबर्स आउटपुट दे रहा हो, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड एज रियल वैल्यूड फंक्शंस. ठीक है, वैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख सकता हूं, बट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, अलजेब्राइक फंक्शंस पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़ेंगे, रूट फंक्शंस पढ़ेंगे, जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे समझ में आएगा कि हम किसे रियल वैल्यूड फंक्शन कह रहे हैं, किसे जीरो फंक्शन कह रहे हैं. ठीक है, ये सब और अच्छे समझ में आएगा. फिलहाल के लिए एक ऐसा फंक्शन जिसका रेंज रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, दैट विल बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन. ओके, ये समझ में आ रहा हो. थर्ड,
रियल फंक्शन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है सर। यहां रियल वैल्यूड फंक्शन लिखा था और यहां सिर्फ रियल फंक्शन लिखा है। रियल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज दोनों है ना। अ फंक्शन whose domain and range both are real numbers, either real numbers or a subset of real numbers is called रियल फंक्शन। तो अगर सिर्फ रेंज रियल नंबर्स हुआ तो उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। अगर डोमेन और रेंज दोनों रियल फंक्शन है, रियल नंबर्स का सबसेट है, तो उसे हम रियल फंक्शन कहेंगे। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन और इन दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स या रियल नंबर्स का कोई सबसेट है तो उसे हम रियल फंक्शन कहेंगे। सिर्फ आउटपुट, अगर इनपुट आउटपुट दोनों रियल नंबर है तो रियल फंक्शन, सिर्फ आउटपुट रियल नंबर है तो रियल वैल्यूड फंक्शन। आई थिंक ये तीनों टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ये सब आपकी नोट्स पर होना चाहिए। ओके, आई एम इरेजिंग दिस। बहुत डिटेल्ड टॉपिक है फंक्शंस, बट हम लोग सिर्फ 11th 12th और थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना मैं बता सकता हूँ अभी इस लेवल पर। सो फोर्थ इज इक्वल फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बताऊंगा कि ये किस सेंस में इंपॉर्टेंट है। इक्वल फंक्शंस, टू फंक्शंस fx and gx will be equal if and only if, IFF का मतलब if and only if first their domains are equal, second their codomains are equal, and third f of x must be equal to g of x for all x belongs to their domain, default domain। तो इन तीनों का मतलब समझिए। हम दो फंक्शंस को इक्वल सिर्फ तब नहीं कह देंगे जब दोनों की शक्ल एक जैसी हो, दोनों की डोमेन इक्वल होनी चाहिए, दोनों की को डोमेन इक्वल होनी चाहिए, और दोनों का फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, वो भी सेम होना चाहिए। अगर दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, स्ट्रक्चर कहना ठीक नहीं है, ऐसे समझिए, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। अच्छा ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये एग्जांपल बहुत सिंपल रहेगा। fx is equal to x minus 2 upon x minus 2 and gx is equals to 1। अगर आपको लग रहा है कि सर और सिंपल बना लो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर ये fx और gx इक्वल फंक्शन है, शायद आप गलत सोच रहे हैं। कोई कहेगा सर ये भी तो कैंसिल होकर के 1 ही आ जाएगा, दोनों तो एक ही बात है। देखिए 10th तक ये दोनों एक ही बात है, 11th में एक ही बात नहीं है। जब हम एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं तो ये एक ही बात नहीं है। इसकी वजह देखिए, gx इज इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट फंक्शन है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, बट मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बता दूं व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन, जिसका आउटपुट एक कांस्टेंट नंबर हो। इसका आउटपुट, इसको कोई भी इनपुट दूंगा, ये बस एक ही वर्ड बोलना जानता है, 1। इस मशीन में मैंने 2 इनपुट दिया तो ये 1 आउटपुट देगा, इसमें मैंने 5 इनपुट दिया तो ये 1 आउटपुट देगा, √2 इनपुट देंगे 1 आउटपुट। इसको एक ही बात बोलने आती है, जस्ट लाइक जीरो फंक्शन। उसको 0 बोलने आता था, इसको 1 बोलने आता है। इस फंक्शन को देखो, इसको भी मैं कोई भी इनपुट दूंगा तो ये 1 ही आउटपुट देगा। मैंने x इज इक्वल टू 2 रखा तो 2/2 1 दे देगा, x इज इक्वल टू √2 रखा तो √2/2 1 दे देगा। हर तरह से ये भी 1 ही देगा, ये भी 1 देगा। इस फंक्शन को अगर मैं x इज इक्वल टू 0 दूंगा तो ये आउटपुट क्या देगा, 1 ही देगा।
लेकिन इस फंक्शन को अगर मैं x इक्वल टू 0 दूंगा तो आप समझिए 0/0 आएगा। और 0/0 का क्या करना है, ये ना तो ह्यूमन ब्रेन को मालूम है और इसीलिए कंप्यूटर ब्रेन को भी नहीं मालूम है कि व्हाट इज 0/0। When a number is divided by 0, when a non-zero number is divided by 0 or 0 is divided by 0, what is it? We don't know. हम लोग इसके बारे में लिमिट्स वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए 0/0 इज नॉट अ मीनिंगफुल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फॉर अस। मीनिंगफुल, नॉट मीनिंगफुल, ओके। 0/0 इज नॉट मीनिंगफुल। तो अगर मैं इसको x इक्वल टू 0 दूंगा तो ये शायद कोई एरर लिख करके आ जाएगा इस प्रोग्राम में। ये जो फंक्शन ये कुछ एरर करके लिख देगा कि एरर, सिंटैक्स एरर लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है मे बी, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 0 दूंगा तो ये आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। तो ये दोनों फंक्शन सेम कैसे होगा? नहीं। इसका डोमेन जो है, इसका जब आप डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन आप लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट करेगा, 0 नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 0 पर ये एरर दिखा रहा है। इसका डोमेन जब आप देखेंगे, डोमेन ऑफ जी देखेंगे तो डोमेन ऑफ जी ऑल रियल नंबर्स है। इसमें 0 भी रखूंगा तब भी आउटपुट 1 देगा, क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसको तो बस एक ही बात पढ़ा दी गई है, आउटपुट इज इक्वल टू 1। इसको क्या पढ़ाया गया है कि जो भी इनपुट देगा उसमें उसी से डिवाइड करके आउटपुट देना। इसको ऑपरेशन करना पड़ रहा है। मैंने इसको 2 इनपुट दिया तो ये 2 में 2 से डिवाइड करके देगा। और इसको बोला कि अगर तुमको 2 इनपुट दे तो तुम कुछ इसको आउटपुट, इसको कुछ ऑपरेट नहीं करना है, इसको सीधे 1 बोल देना है। आप 2 इनपुट दीजिए, √2 इनपुट दीजिए, ये डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर रहा है ये वाला, ये बस 1 बोल रहा है। तो इसको मतलब नहीं कि इनपुट क्या आ रहा है, इसको मतलब है कि इनपुट क्या आ रहा है। क्योंकि जो इनपुट आएगा इस फंक्शन को, उस इनपुट को उसी इनपुट से डिवाइड करके आउटपुट देना है। और इसको कुछ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसको सीधे सीधा आउटपुट दे देना है 1। तो इसको 0 दीजिए, 1 दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आउटपुट 1 देगा। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स। लेकिन इसको 0 से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 0 में 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। ये मशीन 0 में 0 से डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर, जब हम ही नहीं जानते तो हम मशीन को क्या बताएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 है, और इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स। तो चूंकि दोनों के डोमेन सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, डोमेन दोनों के बराबर नहीं है, इसीलिए दोनों फंक्शंस इक्वल फंक्शंस नहीं कहे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रही बात। तो ये तीनों कंडीशंस बहुत जरूरी है। तो डोमेन बराबर होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। कोडोमेन आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है ना एफ, अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए से बी तक, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। जी एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कहां से कहां तक, ए से बी तक, जी को भी ए से बी तक डिफाइन करना होगा। तो देखिए डोमेन बराबर हो गई दोनों की, और कोडोमेन भी इक्वल होगी। डोमेन और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। अब थर्ड, डोमेन कोडोमेन इक्वल होने के बावजूद जो आउटपुट ये फंक्शन दे रहा है एक्स की डोमेन से उठाकर के कोई भी इनपुट हमने एफ को दिया, कोई भी इनपुट हमने जी को दिया, तो जो आउटपुट एफ दे रहा है वही आउटपुट जी को भी देना होगा। दोनों का आउटपुट भी सेम होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर इनपुट पे मेरे पास 2 फंक्शन है, वी हैव 2 मशीन्स, 2 प्रोग्राम्स, 2 फंक्शंस एफ एंड जी। मैंने इसको x इक्वल टू 2 दिया, इसे x इक्वल टू 2 दिया, तो दोनों का आउटपुट x इक्वल टू 2 पे सेम आना चाहिए। दोनों की डोमेन इक्वल होनी चाहिए, दोनों की कोडोमेन होनी चाहिए, और दोनों के आउटपुट्स किसी पर्टिकुलर इनपुट पे, देखिए यहां पर भी x इनपुट दिया गया, यहां पे भी x इनपुट दिया गया, यहां पे भी अगर मैं x1 लिख दूं, यहां पे भी एक पर्टिकुलर इनपुट पे दोनों के आउटपुट्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। एंड आई होप आपको ये तीनों बात समझ में आ रही है, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये आपके नोट्स पे होना चाहिए। ओके, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो मैं छोड़ दिया था, मैंने स्किप कर दी थी, भूल गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड फंडामेंटल फंक्शंस, उनके ग्राफ्स और बहुत डिटेल्ड स्टडी करनी है, और थोड़ा लंबा जाएगा ये सब चीजें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मैथमेटिक्स अच्छी रहे, आपने जिस सब्जेक्ट को एज अ करियर चुना है वो आपका अच्छा रहे, इसके लिए ये सारे चैप्टर्स, सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, जो कुछ भी आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग होने जरूरी है। रेगुलर रहिए, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। बाय।